अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। Chapter number 12, Environmental Chemistry, and the topic is global warming. So what is global warming? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद हैं। अब ये गैसेस जो हैं ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं। किस तरह से? जैसा कि सन रेज जो हैं वो फॉल करती हैं अर्थ पर। अब जैसे ही वो सन रेज अर्थ पर आके स्ट्राइक करती हैं तो उनके स्ट्राइक करने से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। और वो अर्थ रेज जब स्ट्राइक करती हैं तो वो स्ट्राइक करने के बाद वो अर्थ रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। सो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उनमें से कुछ अर्थ की रेज जो हैं वो जो हवा में गैसेस मौजूद हैं वो गैसेस जो हैं वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं और उनको रोक कर दोबारा से अर्थ के ऊपर वापस लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से जब ज्यादा हीट अर्थ के ऊपर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है और इस राइज ऑफ टेम्परेचर को हम कहते हैं दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? अब हम डेफिनेशन से स्टडी करते हैं। द इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस कॉजिंग द अर्थ टू वार्म अप स्लोली, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। The increased greenhouse gases. I hope greenhouse effect का आपको पता होगा कि जहां पर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें एक हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है तो वहां पर एक ग्रीन हाउस उनके लिए डेवलप किया जाता है, जहां पर अर्थ की रेज जब आती हैं तो बेसिकली वहां पे हीट इन तो होती है और हीट वहां से आउट नहीं होती। सो एक जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वहां का वो हाई हो जाता है। इस तरह से वहां पे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो दैट इज द ग्रीन हाउस। सो सिमिलरली द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी हीट को रोक रहे हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस like carbon dioxide, gas and methane gas। तो इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है क्योंकि ये गैसेस जो हैं ये भी हीट को रोक लेते हैं, उसको वापस नहीं जाने देते। सो द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस का जो इंक्रीज हो रहा है कॉजिंग द अर्थ टू वार्म अप स्लोली, ये अर्थ को आहिस्ता आहिस्ता वार्म कर रही है, गर्म कर रही है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ हाउ इट हैपन्स? ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हो रही है? द फर्स्ट पॉइंट, हीट रेडिएशंस फ्रॉम सन रीचेस टू अर्थ एंड अर्थ गेट्स वार्म। कि वो जो हीट रेडिएशन जो कि सन से आ रही हैं वो आकर अर्थ पर पहुंचती हैं और वो अर्थ को गर्म कर देती हैं। लेकिन बहुत लिमिटेड जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ में अब्सॉर्ब होती हैं और कुछ रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। Some of the heat is reflected back and escapes into space. Clear? I hope ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। So, अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। Now the third point, but some of the reflected heat is trapped by greenhouse gases and reflected back to earth causes global warming. अब वो जो रिफ्लेक्टेड बैक जो कि हीट रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी है उनमें से कुछ हीट जो है वो जो गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि हमने डिस्कस की थी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मीथेन गैस, वो गैसेस उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं और ट्रैप करके उसको दोबारा से अर्थ पर वापस लेकर आ जाती हैं। तो जब वो हीट दोबारा से अर्थ पर वापस आ जाती है इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। सो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो मीथेन गैस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती जा रही है, क्या हम इसको कम नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस ये करते हैं कि ये गैसेस प्रोड्यूस कहां से हो रही हैं. ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीजेस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीजेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. सो जितने भी प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, या इवन के हमारे व्हीकल्स जो हैं जिसमें हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, इनके बर्न करने से जो स्मोक एग्जिट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हवा में जाके बढ़ जाती है तो उसके बढ़ने से क्या होता है कि वो मजीद हीट को ट्रैप करेगी और उस हीट को दोबारा से अर्थ में वापस भेज देगी. इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर राइज कर जाता है. सो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे व्हीकल्स और फैक्ट्रीज जो कि से निकल रही है और इसका जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती जा रही है, और सिमिलरली दूसरे एंड पर देखें कि हम अपने प्लांट्स और इवन के जो दरख्त हैं वो हम खत्म करते जा रहे हैं. तो अगर वो हम खत्म करते जा रहे हैं, दैट्स मीन कि वो प्लांट्स और वो दरख्त जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल कर रहे थे, जहां पर एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, तो वो प्रोसेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है. सो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम ही नहीं होगी तो मेजर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है. इस तरह से जब हीट रेज वापस जाती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन हीट रेज को ट्रैप कर लेती है और दोबारा से अर्थ पर वापस भेज देती है. सो दिस इज द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो अब हम मीथेन के बारे में स्टडी करते हैं. मीथेन CH4 increases due to marshy areas and from cattle as they belch. So CH4 increases due to marshy areas. Marshy areas कौन से होते हैं? ऐसे एरियाज जहां पर पानी मौजूद हो. अक्सर आपने देखा होगा जो कि डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, वहां पर जब फील्ड क्रॉप्स जब उगाए जाते हैं वहां पर, तो उससे पहले उस पूरे एरिया को पानी से सैराब कर दिया जाता है. सो वहां पर पानी काफी अर्से तक मौजूद रहता है, तो वहां से भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और वो मीथेन गैस जाकर एटमॉस्फेयर में मीथेन की क्वांटिटी को इंक्रीज करती जा रही है. और सिमिलरली एंड फ्रॉम कैटल एज दे बेल्च, और जिस तरह से कैटल जो मवेशी होते हैं जब वो फूड को इनटेक करते हैं तो इनटेक करने के बाद उनके माउथ से भी, उनके स्टमक से बेसिकली जो है वो मीथेन गैस रिलीज हो रही होती है. तो वो मीथेन गैस भी जाके एटमॉस्फेयर में उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देती है. तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कि मेजर जो टू गैसेस थी जो कि मेजर इफेक्ट कर रही थी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मीथेन गैस, इसकी क्वांटिटी हवा में बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है. क्लियर? नाउ इन लास्ट 100 years the temperature of the earth surface increases by 0.5 डिग्री सेल्सियस. कि पिछले 100 सालों के दौरान में अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है. डजंट मैटर कि ये एक बहुत स्मॉल सी राइज है, लेकिन ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है और बहुत ज्यादा कोई हमें डेंजरस इफेक्ट्स हमें ये दे सकती है. सो वी शुड ट्राई आवरसेल्फ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कम से कम रिलीज करें, मींस कि अपनी व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें और फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स को एक लिमिटेड टाइम के लिए चलाना चाहिए ताकि आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिमिटेड पहुंचे और इस तरह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम से कम इंक्रीज हो. और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो स्टॉप ही हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज ना हो, ताकि आपका अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इतना राइज ना कर जाए कि वहां पर ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाए. क्लियर? सो इसी के साथ एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है, तो हम वो स्टडी करते हैं. नाउ द डिड यू नो, greenhouse gases need to warm the earth enough for human life. Earth would be about 35 degrees Celsius lower. The life would be able to exist at such low temperatures. So greenhouse gases जो हैं
वो अर्थ को वार्म करने के लिए जरूरी भी हैं कि अर्थ को एक लिमिटेड टेम्परेचर तक वार्म रखा जाए, अर्थ इनफ फॉर ह्यूमन लाइफ, ताकि उस पर ह्यूमन लाइफ की जो है वो सस्टेनेबिलिटी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सके. अर्थ वुड बी अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस लोअर, द लाइफ वुड बी एबल टू एग्जिस्ट एट सच लो टेम्परेचर. सो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री लोअर होता है. दैट्स वाई ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि वो अर्थ का टेम्परेचर इतना वार्म कर सकें कि वहां पर ह्यूमन लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सके, ह्यूमन लाइफ जो है वहां पर इजीली अपना सस्टेन कर सके. क्लियर? नाउ प्रेडिक्शंस ऑफ साइंटिस्ट. अब साइंटिस्ट की भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से इंक्रीज करती जा रही है तो फ्यूचर में हमें किन खतरात को फेस करना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग आइस कैप. सो आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो आइस के ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, दैट्स मीन कि आपके जो एक सी लेवल है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है. तो इस तरह से खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि फ्यूचर में सी लेवल के राइज करने की वजह से वो एरियाज जो कि काफी नीचे हैं वो डूब जाएं. सो दिस इज वन ऑफ द प्रेडिक्शन बाय द साइंटिस्ट. सेकंड वन, वेदर पैटर्न चेंज. सो जिस तरह से वेदर पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो अगर खुदा न खास्ता हमारी जो जमीनें जहां पर क्रॉप्स को उगाया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं, और वो फसलें कल को वो जमीन उनको उगा ही ना सके, अर्थ का टेम्परेचर इतना वार्म कर जाए कि अर्थ जो है वो फर्दर वो फसलें नहीं उगा सकती, तो जब फसलें नहीं उगेंगी तो हम फीड कहां से करेंगे, और फीड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम सर्वाइवल हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेडिक्शन बाय द साइंटिस्ट. एंड द थर्ड वन इज स्टॉर्म एंड फ्लड्स. सो आपने ये एनालिसिस भी किया होगा कि लास्ट कुछ ईयर से ये जो आंधी तूफान और ये जो फ्लड है ये भी बढ़ते जा रहे हैं. पहले ये स्टॉर्म और फ्लड्स इतने ज्यादा नहीं आया करते थे, लेकिन कुछ लास्ट ईयर से स्टॉर्म और फ्लड जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो भी हर वक्त बढ़ते जा रहे हैं. एंड द फोर्थ वन इज मॉस्किटो स्प्रेड इन न्यू एरियाज पॉसिबल कैरिंग डिजीज. तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि मॉस्किटो जो है वो सर्वाइव करते हैं वार्म एरियाज में. So, अब जिस तरह से अर्थ का टेम्परेचर राइज करता जा रहा है, दैट्स मीन कि बहुत से कुछ न्यू एरियाज भी वार्म होते जा रहे हैं, गर्म होते जा रहे हैं, तो वहां पर भी मॉस्किटो जो है वो मूव कर सकता है, और वो जब मूव करेगा दैट्स मीन कि वो वहां पर डिजीज भी लेकर जाएगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेडिक्शन बाय द साइंटिस्ट. सो इन सब से बचने के लिए हमें ये चाहिए कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल करें, हम अपने व्हीकल्स को कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्वांटिटी है वो कम हो सके. क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और इसके साथ टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो आप उनका भी आंसर इजीली कर सकते हैं. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.